गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इनकम टैक्स सैलरी, जैसा कि आपको मालूम है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सैलरी सेक्शन 15 टू 17 तक जाता है, जिसमें सेक्शन 15 बेसिस ऑफ चार्ज के बारे में है। सेक्शन 16 उसके भी 3 पार्ट मैंने चार्ट में बनाए थे, आपको पता है, 16(1), 16(2), 16(3). 16(1) स्टैंडर्ड डिडक्शन, 16(2) इंटरटेनमेंट अलाउंस और 16(3) प्रोफेशनल टैक्स के बारे में था। और 17 के भी 3 पार्ट किए थे, जिसमें 17(1), 17(2), 17(3). 17(1) में सैलरी इंक्लूड्स था। देखो मैं रिवाइज करा रहा हूँ सारी चीज़ें, ठीक है, ध्यान दीजिए। जिनका छूटा हुआ वो लिंक बना पाएंगे आप, ठीक है। सेक्शन 17(1) में क्या था? सैलरी इंक्लूड्स, 17(2) में परक्विजिट्स और 17(3) में प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। इसके अलावा हमने पढ़ा था, हमने HRA के सेक्शन पढ़े थे, सेक्शन 1030 ने याद कैसे रहेगा आपको मालूम है। सचिन तेंदुलकर की टी शर्ट का नंबर 10, 13 रन पे सबसे ज़्यादा बार आउट हुआ, उसकी वाइफ का नाम अंजलि या बेटे का नाम अर्जुन। HRA के कॉम्बिनेशन में मैंने RFA समझाया था, सेक्शन 17(2) सबसेक्शन 1, जो कि मेरा डेट ऑफ बर्थ है 17 फरवरी और अल्फ़ाबेट में अरविंद पहला नाम, ठीक है। RFA में भी हमने पॉपुलेशन वगैरह देखा था, आपको मालूम है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था पेंशन के प्रोविजन, उसके बाद हमने देखा था ग्रेच्युटी के प्रोविजन। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम देख रहे हैं लीव सैलरी के प्रोविजन। लीव सैलरी मतलब, लीव का मतलब होता है छुट्टी, लीव का मतलब होता है छुट्टी, छुट्टी के बदले में सैलरी मिल जाना, ठीक है। इसके प्रोविजन हम पढ़ने जा रहे हैं, आप लिखते भी चलें, छुट्टी के बदले में सैलरी मिलना। हर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को हर साल कुछ न कुछ दिन छुट्टी के देता है। संडे तो छुट्टी मिलती ही मिलती है हर महीने में, उसके अलावा भी 1-2 दिन की छुट्टी मिलती है, जो आप अपने डेली रूटीन के वर्क्स निपटा सकते हो। जैसे आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना है, मदर को हॉस्पिटल ले जाना है, या आपको किसी के साथ अपॉइंटमेंट है, तो इस तरीके के काम के लिए एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ दिन संडे के अलावा छुट्टियां देता है। तो अब एम्प्लॉय 2 टाइप के होते हैं। एक ऐसा एम्प्लॉय है जिसे घर पे मन नहीं लगता, उसे लगता है कि यार मैं क्या करूंगा यार, बेवजह मेरी छुट्टी मारी जाएगी, चलो ऑफिस चलते हैं। अगर वो छुट्टी के दिन भी ऑफिस में आकर के काम करता है तो उसे सैलरी मिलना चाहिए। बट ये सैलरी कब मिलेगी? रिटायरमेंट का टाइम भी मिल सकता है या ड्यूरिंग द सर्विस भी मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि वो ये कहेगा ना, साहब मुझे तो छुट्टी अलाउड था, मैंने छुट्टी लिया नहीं, तो मुझे इस छुट्टी के बदले में आप सैलरी का अमाउंट सैलरी दे दीजिए। तो वो प्रोविजन हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप हेडिंग डालिए लीव सैलरी। लीव सैलरी के बाद हम इसको चार्ट बेसिस पे पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। लीव सैलरी का मैं चार्ट बनाता हूं। रिसीव्ड ड्यूरिंग द सर्विस, यहां लिखिए रिसीव्ड ड्यूरिंग द सर्विस, आप मेरे साथ साथ लिखते चलें। सिंपल चीजें इसलिए मैं कह रहा हूं, जहां मुझे लगेगा कि यार बच्चों को अभी लिखने नहीं देना चाहिए, मैं खुद बोल दूंगा कि अभी लिखना नहीं है, आप मेरे साथ चलिए, पहले समझिए। रिसीव्ड ड्यूरिंग द सर्विस, तब प्रोविजन क्या है वो देखना है हमें। दूसरा, रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, क्या देखना है? रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के दौरान, रिटायरमेंट के टाइम पर मिला है। ध्यान दीजिए, जो भी कहानी है वो इसी के केस में है। जैसा कि आपको पता है, जो भी मशक्कत हमें करनी होती है वो इसी के केस में करनी होती है। इसमें भी कितने पार्ट हो जाएंगे? इसमें भी 2 पार्ट हैं, ध्यान दीजिए बच्चों। जैसा कि आपको मालूम है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं, आगे लिखने में दिक्कत आएगी, मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। इसके कितने पार्ट हैं? इसके 2 पार्ट हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, ठीक है बच्चों। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को।
अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है तो आपको पता है सरकारी दामाद हैं ये, फुल्ली एग्जम्प्ट, कोई टैक्स नहीं लगेगा, नो टैक्स। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ध्यान दीजिएगा, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है बच्चों, तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में हमें इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो मैं यहां पर अभी आपको बताऊंगा। अब इस चार्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं। लीव सैलरी अगर ड्यूरिंग द सर्विस मिलता है, ड्यूरिंग द सर्विस यानी यहां उसने सर्विस ज्वाइन करा, यहां ज्वाइनिंग लेटर मिला उसे, और उसकी सर्विस करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, और बीच में उसे यहां पर पैसे की जरूरत आ गई और यहां पर उसने क्या किया, लीव सैलरी ले लिया, तो ये जो अमाउंट मिलेगा वो ध्यान दीजिएगा फुल्ली टैक्सेबल होगा। क्या होगा, फुल टैक्स लगेगा, कोई एग्जम्पशन नहीं है। इट इज फुल्ली टैक्सेबल टू ऑल टाइप ऑफ एम्प्लॉय वेदर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। अब मुद्दा आता है कि रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के समय मिल रहा है तब क्या होगा। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुल्ली एग्जम्प्ट होगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, सेक्शन क्या है इसके लिए 1010 है, 1010 डबल ए। इस केस में सेक्शन क्या है, सेक्शन 1010 डबल ए सब सेक्शन 1, और यहां सेक्शन क्या है, सेक्शन 1010 डबल ए सब सेक्शन 2। ध्यान दीजिएगा, यहां कोई सेक्शन नहीं। अब कैसे निकालना है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आपने एचआरए वगैरह में निकाला था। एचआरए में क्या निकाला था आपने, एचआरए में कैसे निकालते थे, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड लीस्ट विल बी एग्जम्प्ट, उसमें नंबर 1 एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, एचआरए रिवाइज भी होता जाएगा। नंबर 2 रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, नंबर 3 40% या 50% ऑफ सैलरी। बट यहां पर लीव सैलरी में ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल लीव सैलरी रिसीव्ड, यहां पर सपोज उसे लीव सैलरी मिलती है 18 लाख रुपए, तो यहां पे आ जाएगा 18 लाख। अब एग्जम्प्ट कितना होगा, लीस्ट विल बी एग्जम्प्ट। इन तीनों में से जो इन चारों में से जो सबसे छोटा होगा। अब यहां 4 कैसे याद रहेगा, आप सेक्शन में ही देखो 4 चीजें दिख रही है, 1 2 3 4, तो आपको ध्यान रखना है कि 4 चीजों में से लीस्ट हम चेक करेंगे। नंबर 1 है, ध्यान दीजिएगा, नंबर 1 है ये वाला अमाउंट, एक्चुअल लीव सैलरी रिसीव्ड, कितना है हमारे एग्जाम्पल में 18 लाख रुपए। नंबर 2 थोड़ा छोड़ते हैं हम अभी, नंबर 3 भी छोड़ता हूं मैं, नंबर 4 लिखता हूं। नंबर 4 है मैक्सिमम 3 लाख रुपए, मैक्सिमम कितना है 3 लाख रुपए थे। नंबर 2 क्या है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, नंबर 2 है, ध्यान दीजिए, 10 मंथ्स सैलरी फॉर द बेसिस ऑफ 10 मंथ्स एवरेज सैलरी लेंगे, 10 मंथ्स एवरेज सैलरी, 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। ये वैसे ही निकालेंगे जैसे आपने कहां निकाला था, नॉन पीजीए में निकाला था, ग्रेच्युटी में। ध्यान दीजिए, जिस दिन रिटायर हुआ है बंदा, जिस दिन रिटायर हुआ है उसके ठीक पहले के 10 महीने की सैलरी ले लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 महीने के सैलरी का टोटल लेकर के आप 10 से डिवाइड दे दीजिए, वो जो आएगा वो आएगा आपका 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर ये पॉइंट है बच्चों, ध्यान दीजिए, बच्चे यही नहीं निकाल पाते और गलती हो जाती है। उसको हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं ये, ध्यान से देखना, कैश इक्विवेलेंट टू अनअवेल्ड लीव सैलरी
calculated on the basis of maximum 30 days for every year of service rendered. Maximum 30 days for every year of service rendered है, जितने दिन आपने सैलरी दी है, सर्विस दी है। अब इसका मतलब क्या है, इसको हम समझते हैं। इसको मैं यहां पर समझाता हूं बच्चों, स्पेस है हमारे पास। मैं इस थर्ड पॉइंट को समझा रहा हूं यहां पर। इसको क्या लिखते हैं वो, जैसे मैंने 20 साल 20 ईयर्स 10 मंथ्स मैंने जॉब किया और मैं रिटायर हो गया। मेरा रिटायरमेंट कितने साल, 20 साल 10 महीने के बाद में रिटायर हुआ हूं, ठीक है। तो 1 साल के लिए कितने दिन की छुट्टी मिलेगी, एम्प्लॉयर देगा, कैलकुलेट, एम्प्लॉयर ने जितना दिया उससे मतलब नहीं है। हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम 30 डेज के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो मेरे अकाउंट में 600 डेज की सैलरी बनती है, इतनी क्रेडिट होती है। मैंने इसमें से यूज कितना कर लिया, सपोज मैंने, इसको मैं राउंड में ले लेता हूं, 200 दिन मैंने यूज कर लिया। यूज करने को कहते हैं अवेल्ड। 200 दिन यूज करने का मतलब क्या हुआ, 600 दिन की टोटल छुट्टी हुई थी, जिसमें से 200 दिन ऐसे थे जो मैंने मेरे खुद के पर्सनल काम के लिए, बच्चे का एडमिशन कराना है, हॉस्पिटल जाना है, वगैरह वगैरह के लिए मैंने यूज कर लिया। लेकिन 400 दिन ऐसे थे जो कि मैंने नॉट यूज्ड है। नॉट यूज्ड का मतलब क्या है, इसको कहते हैं अनअवेल्ड। नॉट यूज्ड मतलब मैंने यूज नहीं किया। मैं इस दौरान इन 400 दिनों में मैं टाइम से ऑफिस जाता था और ऑफिस के काम करता था। तो मुझे सैलरी का हकदार तो हूं मैं, मुझे सैलरी मिलनी चाहिए। वो सैलरी मुझे कब मिल रही है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिल रही है। तो ये प्रोविजन लगने वाला है, यही तो लिखा इन्होंने। कैश इक्विवेलेंट टू, कैश इक्वल हो जाएगा, मिलेगा आपको अनअवेल्ड, जो आपने यूज नहीं किया है लीव सैलरी। कैलकुलेट कैसे करोगे, मैक्सिमम 30 डेज के हिसाब से कंप्लीट करेंगे। अच्छा, यहां आप ध्यान रखिएगा, आप इसे ग्रेच्युटी की तरह, पीजीए की तरह अप्रॉक्स मत कर देना, 21 साल मत कर देना, आपको 20 ही लेना है। तो 400 दिन की सैलरी, और एक दिन की सैलरी मान लीजिए मेरी होती है 1,000 रुपए, तो कितने हो जाएंगे, 4 लाख रुपए। कितना हो जाएगा, ये अमाउंट आ जाएगा 4 लाख, ठीक है। 10 मंथ्स एवरेज सैलरी हमने निकाला, वो आया है 5 लाख। सपोज 5 लाख नहीं लेते हैं, 2 लाख लेते हैं। इन तीनों में सबसे छोटा अमाउंट क्या है, चारों में सॉरी, सबसे छोटा अमाउंट क्या है, 2 लाख। तो आप क्या करेंगे, 2 लाख रुपए आप माइनस कर देंगे, एंड रेस्ट विल बी टैक्सेबल। मतलब कितना टैक्सेबल हो जाएगा, 16 लाख रुपए पे आपके क्या लग जाएंगे, टैक्स लग जाएगा। ये प्रोविजन आपका कहता है लीव सैलरी का। वापस से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, ध्यान दीजिए। लीव सैलरी क्या होता है, छुट्टी के बदले में मिलने वाली सैलरी, दैट इज नोन एज लीव सैलरी। अंडर सेक्शन 1010AA याद कैसे रहेगा, थोड़ा सा आपको जोर डालना पड़ेगा। सचिन तेंदुलकर की टी शर्ट का नंबर 10, ठीक है। और सचिन तेंदुलकर की दोस्ती अगर सचिन तेंदुलकर की अगर किसी से नहीं पटती है, तो पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी, उसकी भी टी शर्ट का नंबर 10 है, ठीक है। सचिन तेंदुलकर की बेटे का नाम अर्जुन और सचिन तेंदुलकर की वाइफ का नाम अंजलि। इस तरीके से याद कर लें, सेक्शन 1010। इनमें देखिए आप 4 चीजें हैं, 1 2 3 4। तो यहां पर माइनस कितनी चीजों में से होगा, लिस्ट कितनी चीजों में से चेक करेंगे, 4 चीजों में से। एक ऐसा मात्र सेक्शन है सेक्शन 1010AA लीव सैलरी, जो पूरे सैलरी में 4 चीजों में से लिस्ट चेक करने को कहता है। बाकी सभी में 3 में से चेक करते हैं। आप याद करिए, आप पीजीए देखिए, नॉन पीजीए देखिए, एचआरए देखिए, इन सब में 3 में से। अभी हम इंटरटेनमेंट अलाउंस भी देखेंगे सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 में, वहां भी 3 में से चेक करवाया। मोस्ट ऑफ द केस मतलब 99 सभी जगह है, सिर्फ एक ही ऐसा एकमात्र सेक्शन है लीव सैलरी, वो भी नॉन गवर्नमेंट का, सेक्शन 1010AA, जहां पर कि 4 चीजों में से लिस्ट चेक होता है। कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। लीव सैलरी
अगर ड्यूरिंग द सर्विस मिला है, मतलब नौकरी आप कर रहे हैं, बीच में कहीं पर आपको पैसे की जरूरत हुई, आपने सैलरी इन कैश करवा लिया, जितने दिन आपकी छुट्टी पड़ी थी उतने दिन के पैसे ले लिए आपने, तो फुल्ली टैक्सेबल है माय डियर स्टूडेंट। और अगर आपने रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या डेथ के समय मिला है, तो फिर आपको यहां देखना है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो असेसी या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। इफ असेसी या एम्प्लॉय इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इन दैट केस इट इज फुल्ली एग्जम्प्ट। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में मैं आपको कह चुका हूं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय में तो ये सरकारी दामाद होते हैं, गवर्नमेंट का बिल्कुल हाथ उनके ऊपर रहता है, सर के ऊपर रहता है कि भाई साहब आपको तो हम टैक्स में छूट देंगे। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए सारी मशक्कतें हैं। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेक्शन 10(10)AA सबसेक्शन 2, वहां हम कैसे निकालेंगे? एक्चुअल लीव सैलरी रिसीव्ड आउटर कॉलम में लिखेंगे, लीस्ट विल बी एग्जम्प्ट हम अंदर लिखेंगे इनर कॉलम में, उसमें नंबर 1 लिखेंगे एक्चुअल लीव सैलरी रिसीव्ड, फिर 1-2 लाइन छोड़ने के बाद आप लिखेंगे 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। ये उसी तरीके से निकलेगा जिस तरीके से आप NPGA निकालते थे, यहां मैंने समझाया भी है। उसके बाद 2 लाइन छोड़ने के बाद फिर कम से कम 4 से 5 लाइन छोड़ेंगे इसके लिए, क्योंकि स्टेटमेंट लंबा है तो थोड़ा साफ सुथरा लिखें। मेरे पास स्पेस कम था। कैश इक्विवेलेंट टू अनअवेल्ड लीव सैलरी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम 30 डेज फॉर एवरी ईयर ऑफ सर्विस रेंडर्ड। ठीक है, अब इसमें ये वर्ड आपको अगर ये इक्विवेलेंट वर्ड एग्जाम में याद आ जाएगा तो आप पूरा सेंटेंस भी बोल पाएंगे। मैं वापस बोलता हूं, कैश इक्विवेलेंट टू अनअवेल्ड लीव सैलरी, और याद रखने के लिए कंसेप्ट ध्यान रखें तो आप अपने मन से भी बना सकते हैं। कैश इक्विवेलेंट टू अनअवेल्ड लीव सैलरी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम 30 डेज फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, एवरी ईयर ऑफ सर्विस रेंडर्ड। ठीक है बच्चों, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस के बाद यहाँ पार्ट देयर ऑफ नहीं है, इसलिए अप्रॉक्स नहीं करेंगे, और मैक्सिमम 3 लाख रुपए ये फिक्स है। ठीक है, इतना सा छोटा सा प्रोविजन है, इस प्रोविजन को ध्यान रख करके आपको लीव सैलरी के क्वेश्चंस को करना है। हम आगे कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर जो भी हमारा लीव सैलरी का होगा, उसमें मैं इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, और क्वेश्चन को कैसे पकड़ना, कैसे उठाना, ये इंपॉर्टेंट। देखिए समस्या कहाँ होती है, समस्या यहाँ है कि बच्चे 80% बच्चे तो मैं देखता हूँ उन्हें क्वेश्चन ठीक से पढ़ना ही नहीं आता है। वो समझते ही नहीं कि क्वेश्चन पढ़ना कैसे, और पढ़ भी लिया तो उसको कैसे पकड़ना, कैसे उठाना, इंपॉर्टेंट चीजों को कहाँ ध्यान रखना, कौन से वर्ड पे हमें फोकस करना है। अगर वो पकड़ लिया आपने तो फिर समस्या कहाँ है, फिर तो आपका सॉल्यूशन होने ही वाला 100% होगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, लीव सैलरी के अभी ये प्रोविजन थे, इस प्रोविजन को टारगेट रख करके, सामने रख करके आप जब क्वेश्चन करें लीव सैलरी के तो कैसे करें, लेफ्ट हैंड साइड पे आप ये प्रोविजन लिख लें कॉपी में, लेफ्ट हैंड पेज पे ये प्रोविजन रहना चाहिए, और राइट हैंड साइड पे आप उसको सॉल्व करना है, और ऊपर आप क्वेश्चन पढ़ते जाइए और चेक करते जाइए कि कौन सा प्रोविजन लग रहा है, उस प्रोविजन के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर दो सॉल्यूशन में। 101% आपका आंसर जो है वो मैच होगा, टैली होगा, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। समस्या तब आती है जब आपको प्रोविजन ही ठीक से पता नहीं होते, आप डायरेक्ट क्वेश्चन करने जाते हो तो गड़बड़ हो जाता है। यहाँ एक बात और आपको बता दूं मैं, सैलरी का मतलब यहाँ पर क्या है, जब भी हम सैलरी की बात कर रहे हैं यहाँ लीव सैलरी में, सैलरी का मतलब वही है जो HRA में होता है। HRA थोड़ा सा रिपीट करें, HRA में सैलरी में 3 चीजें आती थी, बेसिक सैलरी, कंडीशनल DA एंड टर्नओवर बेस्ड कमीशन। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि 90% 99% जगह पर तो सैलरी का मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में HRA वाली ही सैलरी है, तो आपको उसको तो पकड़ लेना। इसलिए HRA वाली सैलरी मैं बार बार रिपीट करता हूं ताकि आपके दिमाग से निकले नहीं। ठीक है बच्चों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।